नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और मजबूत हो और प्रगाढ़ हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। महाराष्ट्र सरकार गिराने में जुटी बीजेपी। उद्धव ने कहा सब ठीक ठाक। राहुल का सरकार पर हमला, लॉकडाउन फेल, प्लान बी बताएं मोदी। 2 के बजाय 3 दिन में पहुंच रही हैं ट्रेनें। भूख के कारण कईयों की मौत। भारत चीन सीमा पर तनाव, भारत ने और सैनिक तैनात किए। WHO ने कहा क्लोरोक्विन कोरोना की दवाई नहीं, भारत ने दी थी मंजूरी। और अब खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। कोरोना संकट के समय भी राजनीतिक चालबाजियों का खेल खत्म नहीं हुआ है, थमा नहीं है। बीजेपी हाईकमान मौके का फ़ायदा उठाकर महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए कोटियां बिछा रही है। कहा जा रहा है कि उसके ऑपरेशन लोटस की वजह से सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि एनसीपी के प्रमुख और राज्य सरकार में भागीदार शरद पवार ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुर्सी के लिए बेसब्र हो रहे हैं और सरकार गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर कोई भी संकट नहीं है। सभी विधायक हमारे साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव सरकार को निशाने पर लिया है और केंद्र सरकार द्वारा दी गई मदद का बड़ा बखान किया है। बता दें, इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए राज्य में। राज्यपाल से मुलाकात करने वालों में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल भी थे। उन्होंने इसे औपचारिक भेंट बताया था। बाद में पवार उद्धव ठाकरे से भी मिले और कोरोना संकट से निपटने के लिए उन्हें अपने सुझाव दिए। तो ये जो पूरा संकट है दरअसल निर्मित किया जा रहा है। हम जानते ही हैं कि किन परिस्थितियों में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई गई थी, फिर उन्हें हटना पड़ा था और फिर एक नई सरकार बनी थी। और ये सरकार न तो बीजेपी के गले से उतरी, न बीजेपी के हाईकमान से गले उतरी। और देवेंद्र फडणवीस की जो छीछा लेदर हुई थी, जाहिर है कि अब वो हड़बड़ाए हुए हैं, फड़फड़ा रहे हैं वापस से कुर्सी पाने के लिए। तो ये पूरा खेल चल रहा है ऑपरेशन लोटस का, बहुत पहले से चल रहा है। पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई थी उसको लेकर भी जिस तरह से मीडिया ने बवाल मचाया था, वो भी सरकार प्रायोजित था, ऐसा माना जाता है। सरकार के कहने पर ही कुछ चैनलों ने उसको इतना तूल दिया था। तो लगातार कोशिश की जा रही कि उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे गिराया जाए, कैसे बदला लिया जाए। और इसी सिलसिले में अब जब महाराष्ट्र में कोरोना संकट इतना विकराल रूप धारण कर चुका है और ख़ास तौर से मुंबई में हालात बहुत ख़राब हैं, तो उद्धव सरकार को गिराने का ये मौका ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार यानी हाईकमान बीजेपी का सोचता है सही है और इसी समय ये खेल कर देना चाहिए था। इसी तरह का खेल उसने मध्य प्रदेश में खेला था। जब कोरोना संकट बढ़ रहा था तभी वहाँ की सरकार को उसने रुखसत कर दिया था तोड़फोड़ करके। तो ये खेल खेला जा रहा है। अब इस खेल में जो उद्धव ठाकरे और केंद्र सरकार के बीच खींचतान चल रही है मदद को लेकर, ख़ास तौर पर ट्रेन जितनी मांगी हैं उद्धव ठाकरे ने और जितनी केंद्र सरकार ने दी, उसको दावे प्रतिदावे जिस तरह से चल रहे हैं उनको लेकर खींचतान चल रही है। पीयूष गोयल लगातार ट्वीट कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं राज्य सरकार पर। तो ये सारा आयोजित है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार को कमज़ोर किया जाए, अस्थिर किया जाए, उसे नकारा साबित किया जाए। और यही देवेंद्र फडणवीस मुंबई में रह के कह रहे हैं। तो दिल्ली, मुंबई, राज्यपाल, ये सारी मिली भगत है और ये सब मिलकर राज्य सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। ये सही है कि उद्धव ठाकरे को जिस तत्परता के साथ निपटना चाहिए था इस संकट से, वो नहीं निपट पाए हैं। लेकिन ये संकट बहुत बड़ा भी था, ये भी समझना चाहिए। और उसमें केंद्र सरकार ने जिस तरह से
असहयोग का रवैया अपनाया, खासतौर से मज़दूरों की वापसी के मामले में जिस तरह की अनिश्चितता बरती, जिस तरह की ट्रेन की टाइमिंग तय करके और फिर उसको बदल दिया, तो बहुत सारे संकट एक साथ उद्धव ठाकरे सरकार पर के सामने आए हैं। उन्हें अपनी उपयोगिता, उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी है। इस मौके पर अभी तक वो ये नहीं कर पाए हैं। ये चुनौती है, लेकिन ये काबिलियत बहुत सारी राज्य सरकारें और भी नहीं साबित कर पाई हैं। ना तो आदित्यनाथ योगी कर पाए हैं, ना गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कर पाए हैं। बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान भी लगातार नाकाम रहे हैं मध्य प्रदेश में कोरोना को रोकने में। वहाँ 52 ज़िलों में से 50 ज़िलों में फैल चुका है। तो ये जाहिर है कि एक राजनीतिक खेल जो इस समय नहीं खेला जाना चाहिए, कोरोना संकट के समय ख़ास तौर पर ये खेला जा रहा है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही पीड़ादायी है। क्योंकि कम से कम इस समय राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए और ये पार्टियों का आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई झगड़े, इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए। क्योंकि मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता इस समय ये सब नहीं चाहती है। वो चाहती है कि इस संकट से उसको उबारा जाए, निकाला जाए। जो मज़दूर वापस लौट गए उनको वापस लाकर फिर से काम धंधे शुरू किए जाएं। ये सारी चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों के बीच में इस तरह का डर्टी गेम खेला जा रहा है, ये बड़ा ही दुखदाई है। और आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बार फिर से ये निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक नीचे लिंक दी गई है, उसको ज़रूर क्लिक करें। तो अब रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से सीधा हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीत ली जाएगी, लेकिन 60 दिन हो चुके हैं और बीमारी गायब नहीं हुई है, बल्कि वो बढ़ती जा रही है। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त में लॉकडाउन हटा रहा है। राहुल ने कई देशों के नाम गिनाते हुए कहा कि इन देशों में लॉकडाउन तब हटा जब वहाँ कोरोना घटना शुरू हुआ। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हो चुका है। मोदी जी का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी और अपना सरकार अपना प्लान बी बताए, यानी ए प्लान फेल हो गया है, अब प्लान बी बताए। राहुल ने सवालों की झड़ी लगाते हुए पूछा कि आपकी रणनीति क्या है, आप लॉकडाउन कैसे खोलेंगे। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री से ये भी कहा कि मज़दूरों की कैसे मदद करेंगे, आप छोटे सूक्ष्म उद्योगों की मदद कैसे करेंगे, ये भी बताइए। राहुल ने कहा केंद्र सरकार की ओर से घोषित पैकेज जीडीपी का 10% नहीं बल्कि केवल 1% से भी कम है। इसमें ज़्यादातर लोन है और लोगों को कैश नहीं दिया गया है। इसके अलावा राहुल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किए गए हमले का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मज़दूरों से बात करना अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं पैदल ही उत्तर प्रदेश निकल जाऊंगा और मदद करना शुरू कर दूंगा मज़दूरों की, लेकिन सरकार मुझे परमिशन नहीं देगी। राहुल ने बैग उठाने के तंज पर कहा कि अगर मुझे परमिशन दे दी जाएगी तो मैं एक नहीं 10 मज़दूरों के बैग उठाने के लिए भी तैयार हूं। राहुल ने दिल्ली में प्रवासी मज़दूरों से मुलाकात की थी। इसी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हत्थे से उखड़ गई थी और उन्होंने इसे ड्रामा बताया था। ये भी कहा था कि इससे अच्छा होता कि राहुल मज़दूरों की मदद करते, उनका सामान उठाने में सहायता करते। तो राहुल गांधी ने अपना जो अभियान मोदी सरकार पर हमला करने का है वो जारी रखा है। वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सलाहें दे रहे हैं। तो ये उनका जो प्रश्न था या अटैक था अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। ये हम सब देख रहे हैं कि 4 लॉकडाउन के बाद भी कोरोना घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब है कि लॉकडाउन की जो रणनीति थी वो गलत थी और अब फेल हो चुकी है। तो ये लाजमी है कि सरकार से पूछा जाएगा कि कृपया बताइए कि अब जब लॉकडाउन फेल हो चुका है तो आपके पास आगे की रणनीति क्या है। क्या आप अभी भी लॉकडाउन बढ़ाएंगे या लॉकडाउन कम करेंगे, तो कैसे करेंगे, कैसे खोलेंगे। खोलने का सिलसिला तो शुरू कर दिया है, ट्रेन शुरू हो रही हैं, हवाई जहाज़ शुरू हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है, दुकान धंधे ये सब शुरू हो रहे हैं। लेकिन इन सब के शुरू होने से जो ख़तरा बढ़ रहा है उसको वो कैसे हैंडल करेंगे, कैसे निपटेंगे, क्या उसका कोई बी प्लान है,
इसके अलावा उन्होंने जो पूछा है ये बहुत वाजिब है कि हम देख रहे हैं मज़दूरों की हालत बहुत ख़राब है, वो भूख से मर रहे हैं, उन तक कोई मदद नहीं पहुंच रही है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है और अभी भी हज़ारों की तादाद में ऐसे मज़दूर हैं जिन्हें सड़क मार्ग से पैदल जाना पड़ रहा है, सरकार के इन दावों के बावजूद कि वो इतनी बड़ी संख्या में रेलगाड़ियाँ चला रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और सरकार कटघरे में है, पहले से ही केंद्र सरकार कटघरे में है क्योंकि कोरोना संकट से निपटने में वो नाकाम रही है और हर तरफ हर मोर्चे पर उसकी नाकामियाँ नज़र आ रही हैं। अगली खबर लेते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में और पटरियों पर ही नहीं, अब तो लोग ट्रेनों में भी दम तोड़ रहे हैं। मज़दूरों को उनके ज़िलों तक छोड़ने के लिए रेलवे की श्रमिक स्पेशल ट्रेनें लगातार अपना रास्ता भटक रही हैं और कहीं की कहीं पहुंच रही हैं। नतीजा है कि भूख, प्यास, गर्मी से कई लोगों ने दम तोड़ दिया है। इनमें मासूम, नौजवान और उम्र दराज लोग भी हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला कुछ ऐसा है कि गुजरात के सूरत से 16 मई को सीवान के लिए निकली 2 ट्रेनें उड़ीसा के राउरकेला और बेंगलुरु पहुंच गईं। वाराणसी रेल मंडल की खोजबीन के बाद ट्रेन का पता चला कि जिस ट्रेन को 18 मई को सीवान पहुंचना था वो 9 दिन बाद सोमवार 25 मई को पहुंची। ट्रेन को गोरखपुर के रास्ते सीवान आना था लेकिन छपरा होकर सोमवार की अहले सुबह 2:22 पर पहुंची। जयपुर, पटना, भागलपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रविवार की रात पटना की बजाय गया जंक्शन पहुंच गई। अखबारों के मुताबिक देश भर में 40 ट्रेनें, 1-2 नहीं 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक गईं। इनमें कई लोगों की मौत भी हो गई। महाराष्ट्र से आ रहे मजदूरों को आरा में लोगों ने जब उठाना चाहा तो पाया कि उसकी मौत हो चुकी है। उसकी पहचान नबी हसन के पुत्र निसार खान, उम्र लगभग 44 वर्ष के रूप में की गई। वो गया का रहने वाला था। मुजफ्फरपुर में बेतिया की ट्रेन में चढ़ने के बाद इरशाद की मौत हो गई। बताया गया कि उमस भरी गर्मी और पेट में अन्न का दाना नहीं होने के कारण 4 वर्षीय इरशाद की मौत हो गई। महाराष्ट्र से यूपी के बस्ती आ रहे जोखन यादव नाम के शख्स की ट्रेन में ही मौत हो गई। बताया गया कि 60 घंटे तक भूखे प्यासे रहने के कारण मौत हुई। ऐसे ही न जाने कितने लोगों की मौत ट्रेनों के अस्त व्यस्त शेड्यूल और खाना न मिलने के कारण हुई है। तो हमारी केंद्र सरकार में हम जानते हैं कि टैलेंट का बहुत टोटा है, बहुत कमी है, बहुत नाकाबिल और अनुभवहीन मंत्री हैं। अब पीयूष गोयल साहब भले ही ट्विटर पर जितना भी ज्ञान बघाड़ते रहें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बढ़ चढ़कर बातें करते रहें, दावे करते रहें, लेकिन असलियत ये है कि इस समय जबकि बहुत कम ट्रेनें चल रही हैं उनका भी संचालन वो ठीक ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं। ये सारी जिम्मेदारी उन पर जाती है। अगर इतने लोग ट्रेन के लेट होने से, भटक जाने से मर रहे हैं, 9-9 दिन तक बाद अपने घर पहुंच रहे हैं और 40-40 ट्रेनें अगर भटक रही हैं, गलत जगह पहुंच रही हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मजाक है हिंदुस्तान की जनता के साथ। इस सरकार का एक बड़ा मजाक बन गया है क्योंकि 40 ट्रेनें, 1-2 ट्रेन किसी गलती की वजह से इधर से उधर चली जाए तो बात समझ में आता है, हालांकि वैसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 40 ट्रेनें अगर भटक जाएं तो ये वर्तमान रेल मंत्री और वर्तमान सरकार दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा करती है, उसकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है। और आइए अब आज की चौथी बड़ी खबर का रुख करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। सरकार ने उत्तराखंड में चीनी सीमा से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया है। सीमा के उस पार बड़ी तादाद में चीनी सैनिकों के जमावड़े और इस मुद्दे पर दोनों सेनाओं के स्थानीय कमांडरों की बातचीत नाकाम होने के बाद ऐसा किया गया है। भारत चीन सीमा रेखा के पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख में भी इस तरह का सैनिक जमावड़ा दोनों तरफ हो चुका है। भारत ने सीमा पर गश्त बढ़ा दी है और ड्रोन के जरिए 24 घंटे सीमा की निगरानी का काम शुरू कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक खबर में बताया है कि इसकी शुरुआत सीमा रेखा के मध्य सेक्टर में चीनी सैनिकों के जमावड़े के साथ हुई। वहाँ अभी भी बड़े पैमाने पर चीनी सैनिक तैनात हैं। इसके जवाब में भारत ने भी अपने सैनिकों को वहाँ तैनात कर दिया है। इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। भारत और चीन की जो सीमा है बहुत लंबी सीमा है। उसके 3 सेक्टर हैं, आप पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। इन 3 सेक्टरों को लें तो तीनों जगह करीब 2 दर्जन ऐसी जगह हैं जहां पर भारत और चीन के बीच लगातार टकराव होता रहता है, क्योंकि
जो सीमा है वो ठीक ढंग से परिभाषित नहीं की गई है, चिन्हित नहीं की गई है। इसलिए कभी सिक्किम के पास, कभी अरुणाचल के पास और कभी लद्दाख क्षेत्र में, इन सब जगहों पर ये तनाव और टकराव की स्थितियां बनती रहती हैं। लद्दाख में जो टकराव की स्थिति बन रही है या सिक्किम में जो नाकुला पर टकराव की स्थिति बनी है वो अभी हाल में बनी है। लद्दाख में चूंकि उसके आसपास भारत सरकार ने कुछ अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य किया है, करवा रही है, उसको लेकर चीन को आपत्ति है और उसने अपना जमावड़ा शुरू कर दिया है। वो उसको लग रहा है कि भारत पता नहीं उस क्षेत्र में अपने सुरक्षा के लिए क्या इंतज़ाम कर रहा है, जो उसके लिए क्या भारी पड़ सकता है। लेकिन उसने इस तरह से तनाव बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इन जगहों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पत्थरबाजी भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। और जो भारत के सेनाध्यक्ष हैं नरवणे साहब, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है कि टकराव की स्थितियां हैं, तनाव बढ़ रहा है। और ऐसे समय तनाव बढ़ रहा है जब दुनिया भर में तरह तरह से तनाव बढ़ने की संभावना है, आशंकाएं पैदा हो रही हैं। ख़ास तौर से चीन पर बड़ा दबाव पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका और जो यूरोपीय देश हैं वो दबाव डाल रहे हैं, दूसरी तरफ WHO को लेकर जो वायरस फैला है उसकी वजह से दबाव बढ़ रहा है, ट्रेड वार की अपनी दबाव है। और फिर हांगकांग में वो जो कार्रवाई करने जा रहा है, उसके लिए उसने जो नियम कानून कड़े किए हैं, उसकी वजह से भी एक तनाव की स्थिति निर्मित हुई है और अब इस सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। आपको बता दें कि करीब 38,000 हेक्टेयर किलोमीटर की जो भूमि है वो दावा करता है भारत की वो उसकी चीन के कब्ज़े में है, जबकि चीन ये दावा करता है कि 90,000 हेक्टेयर किलोमीटर की भूमि उसके भारत के कब्ज़े में, जो उसके। तो ये दावे प्रतिदावे चल रहे हैं। वर्षों से राजीव गांधी के समय ही दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर बातचीत करने का सिलसिला शुरू हुआ था। 2005 में बड़ी मोटे तौर पर खाका भी बना लिया गया था, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं रही है। दोनों दिशाओं में कहीं ना कहीं रुकावट है, दावे इतने उलझे हुए हैं कि उनको सुलझा पाना कठिन हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि ये डायलॉग से, बातचीत के ज़रिए वहाँ शांति कायम कर ली जाएगी और तनाव ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तनाव बढ़ना इस समय किसी के हित में भी नहीं है, क्योंकि सारे देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके इस तनाव को ख़त्म करें। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। कोरोना संकट में इस्तेमाल किए जाने वाले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बड़ा फैसला लिया है। WHO ने कोरोना के इलाज के लिए मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। वहीं भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा के इस्तेमाल को लेकर पहले एडवाइजरी जारी करते हुए इसके अधिक इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। एडवाइजरी में कहा गया था इसको बिना लक्षण वाले स्वास्थ्य कर्मचारी ले सकते हैं, कुछ मरीजों पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। WHO ने कहा है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, इसके अपने नुकसान हैं। उसने ये भी कहा है कि दुनिया में अभी कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हो रहा है, बल्कि इसके दूसरे चरण की शुरुआत होने की संभावना बन रही है। तो पहली बात तो यह है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इसका इलाज नहीं है, ये शुरुआत से बात होती रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा इसको प्रचारित करने की कोशिश की। उन्होंने ये दावा किया कि ये ट्रीटमेंट में काम आ सकती है, जबकि सारे वैज्ञानिक, सारे मेडिकल एक्सपर्ट इनकार कर रहे थे। और इससे ट्रंप के दावे से बहुत कन्फ्यूजन फैला। उन्होंने भारत पे दबाव डालकर ढेर सारी क्लोरोक्विन की गोलियां खरीद भी ली, मंगवा भी ली। और इस तरह से ये क्लोरोक्विन को लेकर एक तरह का कहना चाहिए कन्फ्यूजन पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये अच्छी बात है कि WHO ने क्लियर कर दिया है कि कृपया इसका बहुत ही सीमित इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल मरीज़ों पर ना किया जाए। केवल इसका इस्तेमाल करना है तो उन मेडिकल कर्मियों पर के द्वारा किया जा सकता है जो कोरोना के इलाज में जुटे हुए हैं। जिन अस्पतालों में संक्रमित आ रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट का हो रहा है, वहाँ पर काम करने वाले मेडिकल कर्मी इसको ले सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी इम्यूनिटी थोड़ा बढ़ेगी। अदरवाइज़ इसको अवॉइड करना चाहिए, किसी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कई तरह से घातक भी है। जिन्हें
दिल की बीमारी है उनके लिए बहुत घातक है, और भी कुछ रोग हैं जिनमें ये घातक साबित हो सकती है। तो WHO की इस वार्निंग को ध्यान में रखते हुए अब ICMR यानी भारत का जो मेडिकल रिसर्च टीम है उसको भी अपने फैसले को और अपनी एडवाइजरी को संशोधित करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरों का विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और इसलिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल हम आपसे फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।